नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी जरूरी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियाँ भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, खबरें खेती की के इस विशेष अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपराजिता और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेती किसानी से जुड़ी वो तमाम जरूरी खबरें जो आपके खेत खलिहानों से लेकर मंडी और मौसम तक सीधा असर डालती हैं। आज के अंक में हम जानेंगे आम और लीची के मंजर को कीटों से बचाने की जरूरी सलाह, पॉली हाउस में सब्जी उत्पादन की तकनीक, टमाटर की उन्नत किस्मों की जानकारी, वैशाली के प्रगतिशील किसान की सफलता की कहानी, कंबाइन हार्वेस्टर जैसे आधुनिक उपकरण की उपयोगिता, पटना की मंडी के ताज़ा भाव, साथ ही अंत में जानेंगे मौसम के मिजाज पर विशेष जानकारी। खबरों को विस्तार से जानने के पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आम और लीची के मंजर को मधुआ कीट से बचाने की सलाह, पॉली हाउस तकनीक से साल भर सब्जी उत्पादन संभव, टमाटर की उन्नत किस्मों से अधिक मुनाफे की संभावना, कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई कार्य हुआ आसान। जिन किसान भाइयों ने आम और लीची के बाग लगाए हैं और पेड़ों में मंजर लग रहे हैं, वह मंजर को झड़ने से बचाने के लिए कीटनाशी दवा का छिड़काव करें। इससे मधुआ कीट सहित अन्य हानिकारक कीटों से बचाव संभव है। विशेष जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान कृषि विज्ञान केंद्र, हरिहरपुर, वैशाली। फूल आने से पहले ही इसमें छिड़काव करना प्रारंभ कर दें, छिड़काव करें। और छिड़काव में ये ध्यान देने की बात होती है कि प्रभेद के अनुसार बगीचा में जो भी प्रभेद है उनका फलन या फूल आने का समय अलग अलग होता है, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। किसान भाई किसी भी मौसम में पॉली हाउस बनाकर सब्जियों की खेती कर सकते हैं। पॉली हाउस में तापमान नियंत्रित कर बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है। टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च जैसी फसलें साल भर उगाई जा सकती है, जिससे बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, जैसे तापमान का इसमें नियंत्रित रहता है। इसमें आप ड्रिप विधि से सिंचाई कर सकते हैं या फॉगर लगा सकते हैं। इसमें आप जिस मौसम में आपका कोई फसल नहीं होता है, लेकिन इसमें जब आप लगाते हैं तो टमाटर होगा, खीरा होगा, शिमला होगा, इसकी आप जो इसमें खेती कर सकते हैं। अच्छे उत्पादन के लिए सही किस्म का चयन बेहद आवश्यक है। इन दिनों टमाटर की खेती के लिए गुलशन, आर्यन और सौरव किस्में उपयुक्त मानी जाती है। इनकी उत्पादन क्षमता अधिक है और बाजार में अच्छी मांग रहती है, जिससे किसानों को अधिक मुनाफा मिलता है। ग्राम फरीदपुर, जिला वैशाली के प्रगतिशील किसान रविंद्र प्रसाद सिंह ने 4 कट्ठा भूमि में टमाटर की खेती कर लागत मूल्य से 2 गुना मुनाफा कमाया है। उनका कहना है कि यदि मौसम अनुकूल रहा तो लाभ और भी बढ़ सकता है। उनकी मेहनत और वैज्ञानिक सलाह ने उन्हें सफलता दिलाई है। आइए जानते हैं उनसे उनकी कहानी। आधुनिक यंत्रीकरण से खेती करना अब अधिक आसान हो गया है। कंबाइन हार्वेस्टर की सहायता से धान और गेहूं की कटाई तेजी से की जा सकती है। यह फसल काटने के साथ साथ दाने अलग करने और बंडल तैयार करने में भी मदद करता है। इससे समय और मजदूरों की कमी की समस्या दूर होती है तथा लागत कम आती है। इसके साथ ही चलते हैं पटना आलू प्याज मंडी और जानते हैं आज के ताजा बाजार भाव। नया लाल आलू 2200 रुपए प्रति क्विंटल, नया सफेद आलू 2000 रुपए प्रति क्विंटल, नासिक प्याज 2400 रुपए प्रति क्विंटल और लोकल प्याज 2000 रुपए प्रति क्विंटल। पटना और आसपास के क्षेत्रों में मौसम अब पूरी तरह गर्मी की ओर बढ़ रहा है।
आज आसमान साफ रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान लगभग 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। हवा की गति लगभग 10 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। सुबह हल्की ठंडक महसूस होगी, जबकि दोपहर में तेज धूप रहेगी। वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है। किसान भाई आम और लीची में मंजर आने पर मधुआ कीट से बचाव के लिए वैज्ञानिक सलाह अनुसार छिड़काव करें। सब्जी फसलों में तापमान बढ़ने के कारण हल्की और समय अनुसार सिंचाई करें। टमाटर में फूल और फल गिरने से बचने के लिए संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें। तो ये थी आज की प्रमुख खेतीबाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त और लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती है। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर अर्पिता स्नेह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य को समर्पित हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जी हाँ, तो आज हम सभी बात करेंगे कि जो अरहर की जो दाल होती है, जो दलहनी फसल होती है यानी कि तूर की दाल, कितना महत्वपूर्ण स्थान है हमारे और आपके जीवन में। दैनिक भोजन में अरहर की दाल का एक बिल्कुल ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये बेहद ही प्रोटीन सोर्स का ये बिल्कुल ही एक रिच माध्यम है। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे और इतना ही नहीं, हम यह भी जानेंगे कि दलहनी फसलों की वजह से मिट्टी में नाइट्रोजन के उत्पादन को यह बढ़ाता है और इस तरह से मिट्टी को की भी उर्वरता को यह बखूबी बढ़ाता है। तो इसी के साथ मैं बता दूं कि आज हमारे इस कार्यक्रम में बेहद ही विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर धर्मशीला ठाकुर जी के बारे में, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं नालंदा उद्यान महाविद्यालय में और आज की हमारी विशेषज्ञ हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद अर्पिता जी, आपका जो आपने इतने महत्वपूर्ण विषय को आज इस परिचर्चा में रखा। जी, तो मैडम सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि अरहर की जो खेती होती है, तो इसकी जो सही परिस्थिति है वो क्या परिस्थिति हो सकती है और किन परिस्थितियों में इसकी खेती को किया जा सकता है। नमस्कार किसान भाइयों, अरहर की खेती जो है वो दो परिस्थितियों में की जा सकती है। एक है आर्द्र और दूसरा है शुष्क। इन दोनों परिस्थितियों में इसकी खेती की जा सकती है। इसकी जो खेती शुरुआत में जब बढ़वार होती है उस समय गर्म और आर्द्र हमें जलवायु की आवश्यकता होती है, और जब इसमें फलन आता है उस समय शुष्क जलवायु चाहिए और साथ में अच्छी धूप भी होनी चाहिए। इस अरहर की खेती में जो हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं जो इसमें इसकी खेती करते हैं, जैसे कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है और हमारी बिहार में भी इसकी खेती हर जिले में लगभग की जाती है। इसके लिए सबसे जो उचित है वो है इसकी मिट्टी, अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6.5 से 7 हो, वो इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। और ऐसी मिट्टी में हम जहाँ पे जल निकासी का उचित प्रबंध हो उसमें हम इसकी खेती कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए हमने परिस्थितियों के बारे में तो जाना और समझा कि किन परिस्थितियों में अरहर की खेती करनी चाहिए, पर हम आपसे अब यह जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो उन्नत किस्में जो होती हैं अरहर की, उसके बारे में आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अरहर की जो किस्में हैं वो उनके जो अवधि है उसके हिसाब से इन्हें 3 विभागों में बांटा गया है। एक जो पहली अवधि होती है वो अगेती किस्में होती है जो जल्दी पक के तैयार होती है 120 से 150 दिन में, और ये किस्में जो हैं इनमें जो किसान भाई हैं 2 फसल ले सकते हैं। ये जो है हमारे खेत जो है इस फसल को लगाने से नवंबर तक खाली हो जाते हैं। इसमें जो प्रमुख किस्में हैं वो उपास 120 है, पूसा 992 है और प्रगति है। दूसरी जो होती हैं मध्यम अवधि की किस्में होती हैं, ये किस्में जो हैं 160 से 200 दिन में तैयार होकर पक जाती हैं। तो ये जो किस्में हैं इनमें जो हम प्रमुख किस्में हैं आशा है,
C11 है। और हमारे जो उत्तर प्रदेश और बिहार में जो हमारे किसान भाई हैं वो लंबी अवधि की अरहर लेते हैं, जो 200 से 300 दिनों में पक के तैयार होती है। और इसमें जो उन्नतशील किस्में हैं वो मालवीय अरहर 13 है आपका। और इसके अलावा आप ले सकते हैं इसमें बहार और पूसा 9। ये जो किस्में हैं काफ़ी उन्नतशील किस्में हैं, और आप इन किस्मों को हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से या हमारे बिहार सरकार से आप इन किस्मों को लेकर अपने खेत में लगा के अच्छी उपज कर सकते हैं। जी, और मैडम देखिए, हम साथ ही आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि जो खरपतवार और जो सिंचाई का प्रबंधन होता है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो किस तरह से हम खरपतवार की मैनेजमेंट को कर सकते हैं, जो सिंचाई प्रबंधन होता है उसमें क्या-क्या कर सकते हैं, यह हमारे प्यारे किसान भाइयों को आप बताएं। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। खरपतवार अरहर, क्योंकि ये जो है खरीफ की फसल है, उसमें अच्छी बारिश होती है, तो हमारे खेतों में बहुत सारे खरपतवार उगते हैं। तो इसमें इसका प्रबंधन करना बहुत ही आवश्यक है। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो हस्त विधि से, या फिर इसके लिए हम रासायनिक विधि से भी कर सकते हैं। अगर हम खरपतवार का नियंत्रण कर रहे हैं हाथों हस्त विधि से, तो हमें इसकी निराई-गुड़ाई बुआई के 25 से 30 दिन के बाद पहली बार और 50 से 60 दिन के बाद दूसरी बार करनी चाहिए। अगर हम रासायनिक विधि का कर रहे हैं तो इसके लिए हमें प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए, पेंडिमिथलिन। और वो जो है पेंडिमिथलिन हमें 3 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से 500 से 600 लीटर पानी में मिलकर बुआई के 24 से 48 घंटे के अंदर ही हमें मिट्टी के ऊपर छिड़काव करना चाहिए। और जो उससे भी अगर नहीं हमारा खरपतवार का प्रबंधन हो रहा है तो एक बार पोस्ट इमरजेंस इमिजाथाइपर जो हर्बिसाइड है उसका आप इस्तेमाल करें 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से। इस तरह से आप खरपतवार का प्रबंधन कर सकते हैं। और जहाँ तक सिंचाई की बात है, तो अरहर में सिंचाई बहुत नहीं चाहिए होता है, क्योंकि ये खरीफ फसल है, उसमें बारिश होती रहती है। लेकिन फलन और फूल लगने के समय हमें ये देखना चाहिए कि हमारे खेतों में नमी हो, और साथ ही इसमें जो ज़्यादा जल प्रबंधन की जो ज़रूरत है वो है जल निकासी की, क्योंकि हमारे अरहर के लिए जो जल जमाव है ये सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हमारे खेतों में जल जम जाता है, फाइटोप्थोरा होने का चांसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे खेत जो है वो झुलस जाते हैं, तो झुलसा रोग लग जाता है और हमारी पूरी फसल खराब हो सकती है। इसलिए इसमें जल प्रबंधन का बहुत ही उचित आपको व्यवस्था करना जरूरी है। जी देखिए, हमने प्रबंधन पर बातचीत की, सिंचाई प्रबंधन पर बात किया। अब एक महत्वपूर्ण विषय यह आता है कि अरहर में जो उर्वरक का जो प्रयोग है वो हम किस तरह से कर सकते हैं। ये बेहद ही जानना आवश्यक है हमारे किसान भाइयों के लिए जो यह कार्यक्रम देख रहे हैं। इस बारे में बताइए कि उर्वरक के प्रयोग को और हम किस तरह से उसके जो उपयोग हैं उनको हम मूलभूत तरीके से ला सकते हैं। किसान भाइयों, क्योंकि अरहर जो है एक दलहनी फसल है, तो इसकी जो जड़ें होती हैं उसमें जो गांठें होते हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन देने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें हम जैविक खाद के रूप में गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट 5 से 10 टन जुताई के समय दे सकते हैं। साथ ही हम बुआई के समय इसमें DAP, यूरिया, पोटास और जिंक सल्फेट दें तो ये अच्छा होगा। इसमें हमें नाइट्रोजन से ज़्यादा सल्फर और पोटास देने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे उपज को बढ़ाता है। जहाँ तक फलन और फूलन की बात है, तो उस समय हमें जब फूल आ रही है तो उस समय हमें 2% यूरिया का स्प्रे करेंगे तो हमारे जो फल हैं वो ज़्यादा लगेंगे। और जब हमारे फल बनते हैं तो उस समय NPK का घोल डालेंगे तो हमारे जो फल हैं वो अच्छे से दाने उसमें भरेंगे और हमारी उपज जो है वो बढ़ जाएगी। तो नाइट्रोजन हम चाहे तो यूरिया या DAP के रूप में दे सकते हैं। सल्फर जो है हम SSP के रूप में दे सकते हैं, फॉस्फोरस दे सकते हैं, पोटास म्यूरेट ऑफ पोटास दे सकते हैं। और जो भी है ये उचित मात्रा में जैसे आपके विशेषज्ञ की सलाह पे आप लेकर इनको दे सकते हैं। तो मैडम, चूंकि वक्त की सीमा है, हम आ चुके हैं अपने कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर, तो जाते जाते आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहती हैं? किसान भाइयों, अगर आप अरहर की अच्छी फसल लेना चाहते हैं तो उसकी उन्नत किस्मों का प्रयोग करें, जल प्रबंधन का ध्यान रखें, जल जमाव अपने खेतों में नहीं होने दें और उर्वरक की सही मात्रा का इस्तेमाल रखें। साथ ही जो बुआई करें तो बुआई करने में
अपनी स्पेसिंग का भी ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा घने ना बोएं, नहीं तो उसमें पौधों से पौधों के बीच में आपस में कंपटीशन होगा और हमारे पौधों में फलन कम लगेगा। इसके साथ ही अगर हम इसमें सल्फर दें तो हमारे दाने जो होते हैं वो सुडौल बनेंगे और साथ ही आपको कीट का नियंत्रण करना चाहिए। इसमें जो मुख्य कीट है जो है फली छेदक, इसका नियंत्रण करना चाहिए आपको। इसके लिए इमामेक्टिन बेंजोएट डालिए। फल मक्खी जो है वो भी एक बहुत प्रमुख कीट है जो इसको बहुत नुकसान पहुंचाती है, तो इसके लिए आप डाइमेथोएट का इस्तेमाल करें। ये 2 कीट जो हैं ये बहुत परेशान करती हैं। साथ में जो बीमारियों की अगर हम बात करें तो इसमें स्टेरिलिटी मोज़ाइक वायरस जो है वो हमारे खेत में, जो हमारे अरहर के खेत में उनको बहुत नुकसान पहुंचाता है। साथ में इसमें उकठा रोग की भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उकठा रोग फफूंदजनक होता है, इसके लिए आप कार्बेंडाजिम या मैंगोजेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो स्टेरिलिटी मोज़ाइक वायरस है एक छोटी सी मकड़ी से फैलता है, तो इस मकड़ी को कंट्रोल करने के लिए आप उसके ऊपर एक्रिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं जो प्रोपागाइट के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आप अपने रोगों का प्रबंधन करके, कीट का प्रबंधन करके और अच्छी उन्नत प्रभेद का इस्तेमाल करके आप अपने अरहर की बहुत ही अच्छी उपज ले सकते हैं और अपनी आय को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर आप अच्छे से अपनी अरहर की खेती करेंगे तो आपको 1 हेक्टेयर में लगभग 1.25 लाख की आपकी आमदनी हो सकती है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी आय अवश्य ही बढ़ेगी। तो इसी के साथ मैं आप सभी किसान भाइयों का बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। मैडम, आप हमारे कार्यक्रम में आई, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। तो दर्शकों, देखिए इस तरह से हमने जाना और समझा अरहर जो दलहनी फसल है, और दलहनी फसल होने की वजह से मिट्टी में नाइट्रोजन के उर्वरक को बढ़ाता है और आने वाले जो अगला जो फसल रहता है इस तरह से उसको भी लाभ मिलता है और मिट्टी में भी जो उर्वरता होती है उसमें बढ़ोतरी होती है। और इस तरह से हमने जाना और समझा हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मशीला ठाकुर जी से कि किस तरह से अरहर की दाल हमारे जीवन के लिए, हमारे दैनिक जो भोजन का जो लाइफस्टाइल है कितना इम्पोर्टेंट है और कितना ही महत्वपूर्ण है, और किस तरह से कितना प्रोटीन का वो रिच सोर्स है। और इस कार्यक्रम में हमने जाना और समझा सिंचाई प्रबंधन के बारे में, जो जल प्रबंधन होता है उसके बारे में, खाद्य प्रबंधन किस तरह से होता है। तो उम्मीद है कि हमारे किसान भाई जो भी यह कार्यक्रम देख रहे होंगे उनके लिए यह जो कार्यक्रम का जो पूरा सारांश रहा है यह महत्वपूर्ण रहा होगा। तो इसी के साथ आप सबों से मैं आपकी एंकर डॉक्टर अर्पिता से विदा लेती हूँ, उस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आप सभी मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें हमारा कृषि दर्शन। नमस्कार। विशेषज्ञ से मिली ये उपयोगी जानकारियां निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का, आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं।
आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती थी। अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर्स से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है।
नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।